ने या राज कुंद्रा ने जिस तरह से मुझसे डिमांड किया था वीडियो कॉल पे ऑडिशन का, तो मैं डिमांड करना चाहती हूँ कि उनकी जांच हो, उनकी पूरी फैमिली की। और ये राज कुंद्रा तो छोटा सा प्यादा है, पता नहीं इनकी तरह कितने राज कुंद्रा होंगे जो इस तरह का स्कैंडल चला रहे होंगे, जो लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में या कॉल गर्ल बना के प्रोस्टिट्यूशन में ला रहे होंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मुंबई पुलिस से, मुंबई हाई कोर्ट से कि प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़ोर शोर से किया जाए और बहुत अंदर तक किया जाए, ताकि जितने भी मुखौटे हैं, जितने भी चेहरे छुपे हुए हैं, वो सब सामने आए। पता नहीं ये लोग कितनी लड़कियों के साथ ऐसा करते होंगे। पहले वेब सीरीज़ का झांसा देखिए, काम का झांसा देखिए, फिर उन लोगों को बरगलाते होंगे और उनको ऐसी गंदी चीज़ों में ले आते होंगे। तो मैं बस सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बी वेयर एंड ऐसी चीज़ों पे ध्यान ना दें और ऐसे झांसे में बिल्कुल ना फंसे कि आपकी लाइफ पूरी की पूरी खराब हो जाए। राज कुंद्रा की जो दोस्ती है वो बॉलीवुड में बड़े बड़े प्रोड्यूसर से है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से है, बड़े बड़े निर्देशकों से और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ वो पार्टी करते हैं। शिल्पा शेट्टी तो यहाँ बहुत पहले से काम कर रही हैं, इसलिए शिल्पा शेट्टी भी बहुत अच्छी तरीके से इन बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत वेल कनेक्टेड है। और ये जो पूरा परिवार है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का, ये आप समझ लीजिए कि बॉलीवुड में अंदर तक, जड़ों तक इनकी पहुंच है। बड़ा सवाल ये है कि क्या शिल्पा शेट्टी ये जानती थी कि उनके पति क्या कर रहे हैं? क्या ये सारी खबरें कभी शिल्पा शेट्टी तक नहीं पहुंची? क्या शिल्पा शेट्टी ने कभी अपने पति को रोकने की कोशिश की? हम यहाँ शिल्पा शेट्टी को दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये एक जानने वाली बात होगी कि क्या शिल्पा शेट्टी ये सब जानती थी, और जानती थी तो उन्होंने इस पर क्या किया, या वो भी इसमें एक हिस्सेदार थे। अब दूसरी बात वो ये कि जब लोगों को पता चल गया कि राज कुंद्रा क्या कर रहा था, तो बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनमें सारे लोग चुप क्यों बैठे हैं? बॉलीवुड में सन्नाटा क्यों? एक भी व्यक्ति बाहर आकर ना तो राज कुंद्रा के खिलाफ कुछ कह रहा है, ना शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कुछ कह रहा है। और जितनी लड़कियां हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जैसे जिस लड़की के बारे में अभी आपने सुना, ना ही इनके बारे में, इन्हें इंसाफ दिलाने के बारे में कोई बात कर रहा है पूरे बॉलीवुड में, पूरी फिल्म इंडस्ट्री। ये कैसी फिल्म इंडस्ट्री है? हमारे पास राज कुंद्रा द्वारा बनाए गए एक व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ और चैट्स की डिटेल है, जिन्हें पढ़कर आपको समझ में आएगा कि राज कुंद्रा अश्लील फिल्मों के कारोबार के कितने बड़े खिलाड़ी थे। ऐसा नहीं है कि वो अनजाने में यहां आ गए थे, वो इस पूरे फील्ड के खिलाड़ी थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है HS और इसके एडमिन खुद राज कुंद्रा है। इस ग्रुप के नए चैट्स पढ़ने से यह पता चलता है कि राज कुंद्रा को इस बात का पूरा अंदाजा था कि पुलिस और सरकार अश्लील कंटेंट दिखाने वाले मोबाइल ऐप्स पर कभी भी कार्रवाई कर सकती है। इसलिए राज कुंद्रा ने प्लान B तैयार करके रखा हुआ था। 18 नवंबर 2020 के एक ऐसे ही चैट में जब राज कुंद्रा का रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर उन्हें यह बताता है कि गूगल प्ले स्टोर पर उनका ऐप बैन कर दिया गया है क्योंकि वो अश्लील कंटेंट दिखाता है, इसलिए गूगल ने उसको स्ट्राइक कर दिया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो राज कुंद्रा इसके जवाब में कहते हैं कि अब प्लान B को एक्टिवेट करने का समय आ गया है। इसके बाद इस ऐप की डिजिटल मार्केटिंग देखने वाला एक और व्यक्ति जिसका नाम है रॉब, वो कहता है कि क्या तब तक के लिए हम इस ऐप से अपनी बोल्ड फिल्मों को हटा सकते हैं? राज कुंद्रा का ये प्लान B क्या था, अब आप ये समझिए, क्योंकि राज कुंद्रा को ये पता था एक ना एक दिन तो इस ऐप को बंद करना ही पड़ेगा, इस पर कार्रवाई जरूर होगी। 10 नवंबर 2020 को ये वो समय है जब पूरा देश कोविड से संघर्ष कर रहा है। देखिए पूरी कहानी पिछले 1.5-2 साल की है और ये वो समय है जब हमारे देश में लोग मर रहे थे, पूरा देश कोविड से संघर्ष कर रहा था, सब कुछ बंद था, दवाइयों की कमी थी, अस्पतालों की कमी थी, बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, सब संघर्ष कर रहे थे। एक बिजनेस ऐसा था, एक कारोबार ऐसा था जो लगातार चल रहा था, जिसमें कोई मंदी नहीं आई, और वो था अश्लील फिल्में बनाने का कारोबार। तो इस कोविड लहर के दौरान भी राज कुंद्रा का दिमाग कहां चल रहा था, अब आप ये देखिए। 10 नवंबर 2020 को व्हाट्सएप पर राज कुंद्रा और उनकी टीम के एक और साथी उमेश कामत के बीच एक चैट हो रही है, और इस दौरान एक अखबार की एक खबर का लिंक ये लोग शेयर करते हैं। अखबार का एक खबर है, उस खबर में
ये जिक्र किया गया है कि महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने ऐसे 7 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को समन भेजा है जो अश्लील फिल्मों का प्रसारण कर रहे थे। इस पर राज कुंद्रा खुद कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि हमने बीएफ का प्लान तैयार किया हुआ है। बीएफ का प्लान, यहाँ बीएफ का मतलब है बॉली फ्रेम, ये मतलब है बीएफ का, बॉली फ्रेम। ये भी एक मोबाइल फोन ऐप था जिसे प्लान बी के तहत तैयार किया गया ताकि अगर पहले वाला ऐप बंद हो जाए तो इस ऐप को लॉन्च किया जा सके। इसके बाद उमेश कामत, जो खुद इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है, वो कहता है कि जब तक ये नया ऐप शुरू नहीं होता तब तक पुराने ऐप को बचाकर रखने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके बाद वो सुझाव देता है कि कुछ समय के लिए पहले वाले ऐप से अश्लील कंटेंट को हटा देते हैं। इस चैट के आखिर में राज कुंद्रा कहते हैं कि उन्हें शक है कि पुलिस ऑल्ट बालाजी को बैन कर पाएगी, यानी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ऑल्ट बालाजी के खिलाफ कोई एक्शन होगा, ऐसा राज कुंद्रा यहाँ पर कह रहे हैं। इस पर उमेश कामत कहता है कि ये इतना गंभीर मामला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के हेड्स को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए कहा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। राज कुंद्रा और उमेश कामत की चैट में ऑल्ट बालाजी का नाम भी आया था। ऑल्ट बालाजी का नाम इस बातचीत में इसलिए आया क्योंकि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी ये आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ पर दिखाया जाने वाला कंटेंट काफी अश्लील होता है, और इस मामले में ऑल्ट बालाजी के खिलाफ मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र समेत देश भर में कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर एकता कपूर हैं, बहुत मशहूर और बहुत बड़ी प्रोड्यूसर हैं, जिन्हें सास बहू और पारिवारिक रिश्तों पर आधारित सीरियल्स बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई मशहूर सीरियल्स इससे पहले बनाए हैं और वो जाने माने नायक और बहुत बड़े एक्टर जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, जिनका नाम है जितेंद्र, उनकी बेटी है। इसी साल मार्च के महीने में ऑल्ट बालाजी समेत कई बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधि भारत के तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मिले थे और उनसे उन्होंने ये अपील की कि इनके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इन एफआईआर से सुरक्षा प्रदान की जाए। ये लोग परेशान थे कि देश के अलग अलग जगहों पर अश्लीलता के आरोप में इन पर लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं, एफआईआर हो रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। इससे कुछ समय पहले ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी और कहा था कि ये प्लेटफॉर्म्स दर्शकों की उम्र के हिसाब से अपने कंटेंट को 5 श्रेणियों में बांटें। लेकिन तब इन कंपनियों ने ये दलील दी कि ये लोग पहले ही बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर चुके हैं और इनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये लोग इतनी बड़ी संख्या में कंटेंट को उम्र के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांट सके। और ऐसी ही दलीलों का नतीजा है कि आज भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी बहुत आसानी से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ये अश्लील कंटेंट देख सकते हैं और कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। आपको याद होगा, ये हमारे देश में पहले भी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह का अश्लील कंटेंट आजकल दिखाया जा रहा है वो ना तो पारिवारिक रूप से सही है, ना संस्कार के हिसाब से सही है, और ना ही हमारे देश की बच्चों और नई पीढ़ी के लिए सही है। लेकिन हमारे देश में कोई भी बच्चा जो 18 साल से नीचे भी है आज इस कंटेंट को खुलेआम कहीं भी देख सकता है और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे देश के जो प्रोड्यूसर हैं वो इसे क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर लगातार बनाते हैं और अपलोड करते जा रहे हैं। भारत में इस तरह के अश्लील कंटेंट की मांग कितनी तेजी से बढ़ी है इसे आप ऑल्ट बालाजी के ही एक उदाहरण से समझिए। पिछले साल मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन लग जाने के बाद इस ऐप पर मौजूद कंटेंट देखने के लिए लोगों ने पहले के मुकाबले 150% ज्यादा समय खर्च किया। इस दौरान इस ऐप को हर दिन 10,000 से लेकर 17,000 तक नए सब्सक्राइबर्स मिले। ये हमारे देश के लोगों पर और हमारे समाज पर भी बहुत बड़ी टिप्पणी है। जब पूरा देश कोविड से संघर्ष कर रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों की कमाई खत्म हो रही है, धंधे चौपट हो रहे हैं, लॉकडाउन में लोग घर के अंदर हैं, उस समय लोग कर क्या रहे थे? ये देख रहे थे। लॉकडाउन के बाद से इस तरह के ऐप्स की सबसे ज्यादा मांग टियर 2 और टियर 3 शहरों में बढ़ी है, यानी जो छोटे शहर और कस्बे हैं भारत के, उनमें सबसे ज्यादा जो हिंदी भाषी या जो रीजनल व्यूअर है वहां सबसे ज्यादा मांग बढ़ी है। पहले इस तरह के अश्लील ऐप्स के 70% दर्शक देश के 8 बड़े शहरों में रहने वाले लोग हुआ करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान स्थिति बिल्कुल पलट गई और छोटे शहरों में इन ऐप्स के दर्शकों की संख्या 60% और बड़े शहरों में 40% हो गई।
और यही वजह है कि अब इस बिजनेस में बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स कूद पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर मोटी कमाई है, पैसा कुछ लगाना नहीं है। ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स बड़ी फिल्में और टीवी सीरियल्स भी बनाते हैं और अपने ऐप्स पर अश्लील कंटेंट डालकर उससे भी मुनाफा कमाते हैं, लेकिन ये मुनाफा ज्यादा आसान है। इसलिए जब राज कुंद्रा जैसा कोई बड़ा आदमी जेल जाता है तो बॉलीवुड के नामी गिरामी लोगों के मुंह पर ताला लग जाता है, क्योंकि इन्हें पता है अगर इन्होंने भी कुछ बोल दिया, मुंह खोल दिया, तो बॉलीवुड का ये शक्तिशाली गैंग इन्हें काम नहीं करने देगा। और यही वजह है कि जो लोग बॉलीवुड में मी टू के आरोपों पर इतना शोर मचा रहे थे, आपको याद होगा जब मी टू कैंपेन चला था, यही लोग कितना शोर मचाते थे। वो मजबूर महिलाओं के शोषण के खिलाफ कुछ भी कहने से आज बच रहे हैं। वो तमाम कार्यकर्ता, वो तमाम एक्टिविस्ट, वो तमाम बॉलीवुड की महिलाएं जो मीटू को लेकर सड़कों पर निकल आई थी, आज इस मामले को लेकर बिल्कुल शांत बैठी हैं, चुप बैठी हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। भारत में वर्ष 2018 से अश्लील कंटेंट पर बैन लगा हुआ है, पॉर्न पर बैन लगा हुआ है। बैन के बावजूद अश्लील कंटेंट देखने के मामले में भारत के लोग पूरी दुनिया में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तीसरे नंबर पर हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत के लोगों ने पहले के मुकाबले 50% ज्यादा अश्लील फिल्में देखी हैं। पूरी दुनिया में ऐसी फिल्मों का कारोबार 2,62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कमाई के मामले में अश्लील फिल्मों की वेबसाइट्स बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म से भी आगे निकल गई हैं। जिस तरह राजस्थान के कोटा शहर को भारत में कोचिंग क्लासेस का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, अब उसी तरह उत्तर प्रदेश का मेरठ अश्लील फिल्मों के निर्माण में नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में अश्लील कंटेंट दिखाने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत में इस समय मोबाइल ऐप्स के जरिए अश्लील कंटेंट दिखाने वाले प्लेटफॉर्म्स की संख्या 10 से भी ज्यादा है, जो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषाओं में भी ऐसा कंटेंट बनाते हैं। और इसके लिए ये प्लेटफॉर्म्स अपने ग्राहकों से 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं, क्योंकि अच्छा कंटेंट दिखाने वाले प्लेटफॉर्म्स की जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है वो इससे बहुत ज्यादा है। वहां पर आपको 500 से 1000 रुपए के बीच में देना पड़ता है एक महीने का, इसलिए वो घाटे में चल रहे हैं, जबकि अश्लील कंटेंट दिखाने वाले ऐप्स अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इसलिए टेलीविजन और फिल्मों के कई बड़े निर्माता अब क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर अश्लील कंटेंट के बिजनेस में आ गए हैं। ये लोग बोल्ड कंटेंट के नाम पर ऐसा करते हैं और हमारे देश की इस युवा पीढ़ी को भटका रहे हैं।